हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एडवांस टैक्स का टॉपिक। तो देखिए, एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करना। देखिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लाइक देखते हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है। जैसे आपको भी किसी न किसी फैक्टर में अच्छा फील होता है, वैसे ही मेरे को लाइक देख के अच्छा फील होता है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अब देखिए, आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट कवर किए तो उसमें आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम आप अर्न करते हो और उसका जो टैक्स होता है वो आपको असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है। जैसे प्रीवियस ईयर हो गया 1920 तो उसका असेसमेंट ईयर हो गया 2021। प्रीवियस ईयर हो गया 2021 तो उसका असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में जैसे इनकम जनरेट की, हाउस प्रॉपर्टी की हो सकती है, सैलरी की हो सकती है, पीजीबीपी की हो सकती है, कैपिटल गेन की हो सकती है, अदर सोर्सेज की हो सकती है, वो किसी भी हेड की हो सकती है। लेकिन उसका जो टैक्स का कंपटीशन है, टैक्स लायबिलिटी, वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग निकलती है। और एक ड्यू डेट होती है, जैसे 31 जुलाई हो गई इंडिविजुअल में, कंपनीज में हो गई 30 सितंबर। उसके अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर नहीं करी तो उसके बाद इंटरेस्ट का पार्ट लगता है। जनरली अगर आप ड्यू डेट का पार्ट देखोगे तो ये तो ई फाइलिंग में कवर करोगे, जो कि इसकी अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज हो जाएंगे इनके, एडवांस टैक्स के और ई फाइलिंग के, और आपका सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। अब देखिए, वापस से टॉपिक पे आते हैं। हम कवर कर रहे हैं एडवांस टैक्स। तो ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है। तो ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मल आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी, जो कि आपको असेसमेंट ईयर में चुकानी पड़ी। लेकिन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर में जो आपकी एस्टिमेटेड इनकम है उस पर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बनी, जिसको बोला जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। वो आपको पे करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी प्रीवियस ईयर 1920 में ही एस्टिमेटेड इनकम पर जो टैक्स बन रहा है वो आपको 1920 में ही चुकाना पड़ रहा है, उसको बोला जाएगा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखिए, टीडीएस से कैसे अलग है, क्योंकि टीडीएस में तो क्या होता है, जो भी पर्सन क्या करता है, इनकम अर्न करता है, उस पर सामने वाला पर्सन यानी डिडक्टर, जिसको पेयर बोला जाएगा, वो उसकी एक्चुअल इनकम जो भी अर्न हुई है उस पर टीडीएस काटेगा। जबकि यहाँ पे तो हम एस्टिमेटेड इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन सेम नॉर्मल इनकम की तरह होगा, लेकिन आगे आपको धीरे धीरे क्या होंगे, इनके प्रोविजन पता चलते जाएंगे तो आपको सिंपल लगने लग जाएंगे। तो पहले जो मैंने पार्ट बताया वो इस थ्योरी से रिलेटेड था, पहले ये कवर कर लेते। तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए, इसमें बोल रहा है जनरली टैक्स ऑन द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज पेड इन द रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। तो मैंने आपको बताया 1920 में इनकम अर्न करी और उसका जो टैक्स है वो 2021 में देना पड़ता है। जनरली ये होता है, बट इन सर्टेन केसेज एन असेसी में बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, जिसको बोला जाता है एडवांस टैक्स। स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ पे एज यू अर्न। तो आपको पता है कि 1920 में ही एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है, उस पर टैक्स लायबिलिटी निकलती है और उस पर उसी अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है प्रीवियस ईयर में ही। तो बोल रहा है अंडर दिस स्कीम असेसी नीड्स टू एस्टिमेट इट्स इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर and pay tax and on the basis of such estimation in the previous year itself. For instance, income earned during the previous year 1920 is normally taxable in the assessment year 2021. However, under the scheme of advance tax, assessee is required to pay tax on estimated income of previous year 1920 in the previous year itself. तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो एस्टिमेटेड इनकम है 1920 की है और उस पर जो एडवांस टैक्स है, यानी जो उस पर भी टैक्स है, वो आपको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ रहा है। तभी उसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स या एडवांस टैक्स या पे एज यू अर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बोला जाता है। ठीक है, अब किन के लिए एप्लीकेबल है, तो बोला सारे एसएससीज, कोई भी एसएससी, चाहे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, चाहे उसकी सिटीजनशिप कुछ भी हो। गवर्नमेंट बोल रही है आपको तो क्या करना है, आपकी जो भी एस्टिमेटेड इनकम लग रही है उस पर टैक्स जमा करा दो बस। ठीक है, अब जो टैक्स जमा कराना है वो कैसे कराना है, इंस्टॉलमेंट में। देखिए, लमसम भी आएगा, वो 44 AD के केस में आएगा। 44 AD आपको ध्यान आ रहा होगा, प्रिजम्पटिव सेक्शन है, जिसमें जनरली क्या होता है कि टर्नओवर का या रिसिप्ट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपका प्रॉफिट मान लिया जाता है। उस केस में तो लमसम 15 मार्च या उससे पहले आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स का जमा करा देना है पार्ट। लेकिन बाकी सारे एसएससीज के केस में क्या होती है, इंस्टॉलमेंट 15 जून, ठीक है, फिर उसके बाद 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर और 15 मार्च, इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट होती है। और एडवांस टैक्स का कितना अमाउंट जमा कराना है वो जनरली आपको भी मैं नीचे बता दूंगा, जिसका सेक्शन है 211। देखिए, जरूरी नहीं मैंने सेक्शन कवर किए हैं, लेकिन प्रोविजन सारे कवर किए हैं, यानी उसके थियोरटिकल पॉइंट सारे कवर किए। तो देखिए हमें बोल रहा है all assessee irrespective of his residential status and citizenship, advance tax is payable on estimated current income in installments during the previous year। तो एस्टिमेटेड करंट इनकम पर एडवांस टैक्स पेबल होगा, लेकिन किस बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होगा। सच एडवांस टैक्स इज इन एडिशन टू टीडीएस और टीसीएस। इसका मतलब टीडीएस टीसीएस तो लगता ही है, एडवांस टैक्स तो अलग से लगेगा। देखिए, आपको पता है कि असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो बननी है, वो तो जनरली बनेगी। उसके बाद आपको पता है कि जैसे टीडीएस आपने पे किया है तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसी तरीके से बोल रहा है टीसीएस का भी मिल जाएगा, ये बोल रहा है। उसी तरीके से एडवांस टैक्स का क्रेडिट भी मिल जाता है, याद रखना, किसका, एडवांस टैक्स का क्रेडिट भी मिल जाता है। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होती है, उसका फॉर्मेट दे रखा है, लेकिन वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी का है।
जो कि आपको उसी साल पे करना है। लेकिन उसके बाद नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी भी तो ऐसे ही निकलती है, पर उसमें एस्टिमेटेड पार्ट नहीं आता, उसमें आपकी रियल इनकम का पार्ट आता है कि रियल में उस साल प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम कमाई है उस पर डिडक्शन मिली है, टोटल इनकम हो गई, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी निकली है। ठीक है, तो जो भी टैक्स लायबिलिटी निकली उसमें से आपने क्या करा, जो भी आपको क्रेडिट मिली है वो लेस करी, एडवांस टैक्स की क्रेडिट लेस की है। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है सेक्शन 219 के अकॉर्डिंग, क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स पेड बाय द असेसी इज ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर एंड क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स पेड इज गिवन टू हिम वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 140 है। क्योंकि देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो आपको पता है कि 1920 में ही आपने एस्टिमेटेड इनकम बोली और उसके अकॉर्डिंग आपने एडवांस टैक्स दे दिया, यही तो पार्ट है। फिर जैसे ही असेसमेंट ईयर आया तो आप अपनी नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करने बैठे और उसके अकॉर्डिंग आपकी जनरली जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनी, यही मैंने बताया। तो उस टैक्स लायबिलिटी में आपको इस एडवांस टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी और आप लेस कर सकते हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखिए बोल रहा है कि जो आपका टैक्स पेबल होता है असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग वो 140A के अकॉर्डिंग हो रहा है। 140A का मतलब क्या है, ये मैं अगली वीडियो में ई फाइलिंग में टाइप ऑफ असेसमेंट बताऊंगा, जिसमें आता है सेल्फ असेसमेंट। क्या आता है? सेल्फ असेसमेंट। देखिए एक असेसी होता है, उसको डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, ठीक है, अलाउंस, जनरली उनके बारे में पता होता है, तो वो क्या करता है, खुद ही रिटर्न भर सकता है। तो उस केस में उसको पता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है, क्या जनरली उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है, डिडक्शन क्या है, टोटल इनकम क्या है, उस पर टैक्स लायबिलिटी क्या है, यानी स्लैब रेट क्या चल रही है, या अगर एक कंपनी है तो क्या फ्लैट रेट चल रही है, वो जब वो जनरली उसको सारा पता है तो वो सेल्फ असेस कर सकता है, खुद ही क्या कर सकता है, एक तरीके से निकाल सकता है। वैसे तो कंपनी को ऑडिट करानी पड़ती है, मैं इंडिविजुअल के केस में बोल रहा हूँ कि जनरली वो सेल्फ असेस कर सकता है ना। तो उस केस में आपको बताया कि सेल्फ असेसमेंट पे जो टैक्स लायबिलिटी निकली और एडवांस टैक्स जो मिला उसका क्रेडिट मिल जाएगा, वो लेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन आ रहा है हु इज़ लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, ऐसा पर्सन जिसकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा की हो रही है पिछले साल के दौरान, तो वो ड्यू डेट के अंदर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएगा। ड्यू डेट मतलब वही जो मैंने बताया, इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, तो एक स्पेसिफिक क्या होगा, परसेंटेज जमा कराएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी का और पूरी इसकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जमा हो जाएगी। कह रहा है एनी पर्सन हुज एडवांस टैक्स लायबिलिटी is greater than or equal to rupees 10,000 in the financial year on estimated current income is liable to pay advance tax within the due date। इसके लिए पूरा का पूरा पॉइंट का क्या है, ये पूरा का पूरा पॉइंट सेक्शन 208 है, ड्यू डेट नहीं। ड्यू डेट के लिए तो आपको अलग से दे रखा है 211, लेकिन ये सेक्शन पूरा 208 बोल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है कि चाहे एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा भी हो जाए तब भी एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो किस केस में, अगर एक पर्सन सीनियर रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, यानी उसकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा हो, यानी हम बोल सकते हैं सीनियर सिटीजन हो। ठीक है, इंडियन स्टेटस तो है, रेसिडेंट तो है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन है। एंड डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, इसका मतलब किसी और हेड की इनकम है लेकिन पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में क्या बोल रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इवन इफ हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन रुपीज़ 10,000, चाहे वो 10,000 या उससे ज़्यादा हो जाए तब भी उसको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। किस केस में, अगर वो 60 साल या उससे ज़्यादा की एज कवर कर चुका है और उसकी इनकम पीजीबीपी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हैश बना रखा था कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो जनरली आपको पता ही है, एक बार ये इरेज कर लेता हूँ जिससे आपको लगे नहीं कि एस्टिमेटेड कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम है अदर देन इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD। देखिए 44AD मैंने क्या बोला, प्रेजम्पटिव सेक्शन है जो कि जनरली सेक्शन की बात करता है, उसकी सेल की बात करता है और सेल पे जनरली एक परसेंटेज की बात करता है। आपने दो पढ़े थे, एक तो 6% और एक 8%। तो नॉर्मली याद रखना, सेल का 6% या 8% क्या होता है, प्रॉफिट मान लिया जाता है और उस पर जनरली क्या होता है, टैक्स निकलता है। तो वो एक प्रेजम्पटिव सेक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट मान लिया जाता है। ठीक है, तभी उसका नाम क्या है, प्रेजम्पटिव बेसिस पर टैक्सेशन। ठीक है, लेस डिडक्शन किया एटीसी से एटीयू की, जो कि चैप्टर 6A की है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकली। फिर देखिए उसके बेसिस पे क्या हो गया, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकली। देखिए अगर आपकी स्लैब रेट है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, लेस क्या करेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। फिर उसके बाद अगर कोई सरचार्ज है तो सरचार्ज क्या हो जाएगा, देखिए ऐड हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट सरचार्ज ऐड हो रहा है। सरचार्ज ऐड हुआ, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है। सरचार्ज आपको पता ही है कि 50 लाख से ऊपर की इनकम है, 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की, इस तरीके से मैंने पॉइंट बताए थे। और हायर जो जाता है वो सरचार्ज 37% तक जाता है। ये आपने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में कवर कर लिया था। तो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस बनी। उसके बाद देखिए टीडीएस जो टीसीएस है, टीडीएस और टीसीएस है वो लेस किया। यार ना डिडक्टेड होना चाहिए, डिडक्टेबल नहीं। इसका मतलब क्या है, टैक्स काटा हुआ होना चाहिए, टैक्स काटा हुआ होना चाहिए। अगर आपने टैक्स काटा नहीं तो आप लेस नहीं कर सकते। तो टैक्स काटा हुआ होना चाहिए तभी लेस कर सकते हो, फिर जाके एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है,
फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर में इनकम वापस से कैलकुलेट होती है, क्योंकि वो तो एक्चुअल इनकम है प्रीवियस ईयर की, क्योंकि असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिल गया और 31 जुलाई मिल गई इंडिविजुअल को, कंपनी को 30 सितंबर मिल गई, तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास टाइम मिल जाता है। आप रियल इनकम पर क्या होती है टैक्स लाइबिलिटी निकालते हो, फिर जो एडवांस टैक्स ये पे किया है लाइबिलिटी वो आपकी उसको क्रेडिट मिल जाती है, आपको उसकी क्या मिल जाती है क्रेडिट मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट टू रिमेंबर में ये बोल रहा है असेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी एस्टिमेट और स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट इनकम टू एओ अनलेस ही हैज़ बीन आस्क सर्व विद नोटिस बाय एओ टू सबमिट द एस्टिमेट। देखिए सीधी सी बात है, एक असेस ही है, वो एस्टिमेशन दे रहा है कि मेरी इतनी एस्टिमेटेड इनकम होगी, मेरी 5 लाख की होगी, 10 लाख की एस्टिमेटेड इनकम होगी, उसके अकॉर्डिंग मेरी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ये बन रही है और उस पर जो इंस्टॉलमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं पे कर रहा हूँ। तो अगर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑफिसर को लग रहा है कि भाई इसको नोटिस देना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, या इसने ढंग से क्या है एडवांस टैक्स का पार्ट पे नहीं करा, या इनकम जो एस्टिमेटेड है वो ढंग से एस्टिमेट नहीं की है, तो वो असेसी से क्या कर सकता है स्टेटमेंट मांग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि असेसी को जरूरी नहीं है देना जब तक कि असेसमेंट ऑफिसर ना बोले, जब तक असेसमेंट ऑफिसर उसको नोटिस ना दे दे तब तक असेसी को स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए प्रोविजो टू सेक्शन 209 सबसेक्शन 1D टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट सो डिडक्टेड कैन नॉट बी रिड्यूस फॉर कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द पेई। तो आपको पता है एडवांस टैक्स लाइबिलिटी मैं पे कर रहा हूँ तो मैं टैक्स डिडक्टेड लेस नहीं कर सकता, कब? अगर वो डिडक्टेबल है, इसका मतलब क्या है मैंने काटा नहीं है। लेकिन अगर मैंने टैक्स काट दिया, अगर मैंने टैक्स काट दिया तो उस केस में आपको होता है पेई, पेई देखिए टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द पेई। तो याद रखना कि टैक्स काट दिया तब जाके जो पेई, पेई मतलब क्या हो गया जिसको इनकम हो रही है, तब जाके वो टैक्स की क्रेडिट ले सकता है। काटता कौन है? पेयर, आपको पता है एक्सपेंस करने वाला, और जिसकी इनकम है उस पर टीडीएस कटता है। तो अगर उसकी इनकम पर टीडीएस नहीं कटा तो वो लेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको क्रेडिट ही नहीं मिली। लेकिन अगर टैक्स कट गया तो उसको क्रेडिट मिल गई है, तब जाके वो ले सकता है टैक्स क्रेडिट। ठीक है, फिर बोल रहा है एस्टिमेटेड नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर हैज़ टू बी कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स को कंप्यूट करने के लिए प्रीवियस ईयर में आप एस्टिमेटेड नेट एग्रीकल्चर इनकम को भी लोगे। यानी नॉर्मल प्रोसीजर ही है, जैसे आप नॉर्मल इनकम देखते हो वैसे आप ये देखते हो, लेकिन वो अदर देन प्रेजम्पटिव बेसिस का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए अदर देन सेक्शन 44AD उसको छोड़ के बाकी आ जाएगा। अब देखिए इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, जो 211 की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए क्या दे रखा है इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स। तो देखिए इसमें बोल रहा है असेसी कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑन प्रेजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44AD सबसेक्शन 1 ADA सबसेक्शन 1। देखिए जनरली इसमें क्या है बिजनेस की बात करता है, इसमें प्रोफेशन की बात कर सकता है। ऐसे नॉर्मल कवर कीजिए, अगर आपको डिटेल में देखना है तो पीजीबीपी में जाके देख लेना। देखिए तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ पीजीबीपी मैंने क्या कवर कराया था। ये अपनी दूसरी पीडीएफ थी पीजीबीपी की, 2 मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी, तो ये सेकंड नंबर की है जिसमें क्या बोल रहा है सेक्शन 44AD कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ऑन प्रेजम्पटिव बेसिस। तो देखिए कौन एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है प्रोविजन। आप देख सकते हैं जो 44AA में आ रहा है, कहने का मतलब जिसका प्रोफेशन का पार्ट है, क्योंकि वो 44ADA में आएगा, 44ADA में आएगा। इसी तरीके से LLP हो गया। इसी तरीके से कोई पर्सन जो कि कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहा है, एजेंसी का बिजनेस कर रहा है, या गुड्स को लाने ले जाने का जनरली काम कर रहा है, ये वाला पार्ट था। कंडीशन में क्या आ गया कि असेसी इन बिजनेस को छोड़ के नॉर्मल बिजनेस में काम कर रहा है, कहने का मतलब इन बिजनेस में काम करने वाला नहीं होना चाहिए, इसके अलावा बिजनेस होना चाहिए। मैक्सिमम टर्नओवर कितना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ तक होना चाहिए। फिर ये रेस्ट्रिक्शन बोल रहा है कि ये जनरली नहीं मिलेगी। देखिए मैंने आपको बताया था इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो टर्नओवर या रिसिप्ट का 6%, अगर बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट रिसीव किससे भी, अकाउंट पे ही चेक से, बैंक ड्राफ्ट से, यानी सामने वाले से जो पैसा मिला है वो ड्यू डेट से पहले, यानी इनकम टैक्स की रिटर्न बढ़ने से पहले आपको चेक के थ्रू, अकाउंट पे चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, यानी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, नेफ्ट, RTGS आप देख सकते हो, कोई ऑनलाइन मोड है इलेक्ट्रॉनिक उसके थ्रू आपको मिला है। और बाकी सारे केस में क्या है टर्नओवर या रिसिप्ट का 8%, जैसे आपको कैश में मिला है तो उस केस में 8% मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए टैक्स पेयर की इच्छा भी है कि वो इससे ज़्यादा इनकम को भी टैक्सेबल कर सकता है। वॉलंटरी डिक्लेयर है हायर इनकम इन हिज रिटर्न। तो टर्नओवर का 8% निकला, कितना मान के चलिए निकला 1 करोड़ की है टर्नओवर, तो 1 करोड़ का 8% निकला, कितना निकलता है 1 करोड़ का 8%, 8 लाख। लेकिन उसने मान लिया 10 लाख, 12 लाख, तो मान सकता है वॉलंटरी। वैसे आप देख सकते हैं कि 44AD-A1 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहा है, एप्लीकेबल टू एनी रेसिडेंट एसएससी, जो कि किस में एंगेज है, प्रोफेशन में। अब प्रोफेशन किस में दे रखा है, 44AA में, जिसमें लीगल हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट क्या होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए।
50 लाख तक की होनी चाहिए। और जो एस्टिमेटेड इनकम है वो क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट का 50%, ग्रॉस रिसिप्ट का 50%। वॉलंटली वो हायर भी कर सकता है, हायर भी डिक्लेयर कर सकता है, उसके ऊपर है। तो आपको पता चल गया एक तरीके से, थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पे होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर इन वन इंस्टॉलमेंट। मैंने आपको यही बताया था कि 15 मार्च को या उससे पहले जनरली एडवांस टैक्स का पूरा अमाउंट पे कर देना पड़ेगा। तो एक ही इंस्टॉलमेंट है जिसको हम बोलेंगे लमसम में। पर ये बोल रहा है कि इसके अलावा जो असेसी है उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट क्या करनी पड़ेगी, 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। दूसरी क्या है, 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, वो निकला, उसमें से माइनस कर दो पहली इंस्टॉलमेंट जो पे की है। फिर 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, फिर पहली और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट पे की है वो लेस कर दो। फिर 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, फिर पहली दूसरी तीसरी जो है पे की है वो लेस कर दो। कैसे, देखिए एक एग्जांपल बना सकते हो। मान के चलिए जैसे आपने ये फॉर्मेट कवर किया, इसके अकॉर्डिंग आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकल गई 1 लाख। अब आपको 1 लाख तो पूरा पे करना है, लेकिन 4 किस्तों में। अब देखिए क्या हो गया, 1 लाख का 15% निकालिए तो सबसे पहले क्या निकलेगा, 15,000 ये निकलेगा। अब देखिए दूसरा निकालिए 1 लाख का 45%, कितना होता है 45,000, ये हो गया। पहली इंस्टॉलमेंट क्या पे करी, 15,000, तो 45 में से 15 गया 30। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा अभी, पर पहले एक बार नॉर्मल इसी तरीके से करके देख रहा हूँ। अब देखिए 1 लाख का 75%, 75,000, उसमें से पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट तो आपको पता है कि 15,000 और दूसरी कितनी थी 30,000, देख सकते हैं। तो 45 पे कर दिया, तो 75 में से 45 गए तो कितने बचे 30। आप देख सकते हैं 30 + 30 + 15, अभी तक 75 हो गए हैं। तो आपको पता है कि लास्ट में 25 ही आएगा, क्योंकि टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी 1 लाख ही है। तो 75 तो 3 इंस्टॉलमेंट में पे ही कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी 1 लाख, उसमें से देखिए आपने 15 पे किए, 30 पे किए, फिर 30 पे किए, यही तो है, सिंपल सा पार्ट। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया, 75 ही हो गया। तो 1 लाख में से 75 गए 25। अब देखो इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट 15%, नेक्स्ट 30%, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि 15 और 45 का डिफरेंस 30 है। फिर नेक्स्ट 30% ऐसे बोल सकते हो, इसका भी डिफरेंस 30 है। और नेक्स्ट 25% ऐसे बोल सकते हो। तो आप देख सकते हो 1 लाख का 15%, 1 लाख का 30% कितना होता है 30,000, 1 लाख का 30% कितना होता है 30,000, और 1 लाख का 25% कितना होता है 25,000। तो फर्स्ट 15, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 20। देखिए ऐसे कैसे भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपको या तो क्या है, पर्टिकुलर पूरा का पूरा ये कवर करना पड़ेगा, या जैसे मैंने बताया फर्स्ट 15, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 25, इस तरीके से कवर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट टू रिमेंबर में क्या बोल रहा है, रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड इनकम, ईच इंस्टॉलमेंट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन एस्टिमेटेड इनकम ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस आफ्टर रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एट एवरी डेट ऑफ पेमेंट, 15 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। क्योंकि देखिए रिवीजन इसलिए होता है क्योंकि कोई कैजुअल इनकम हो गई, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हो गई, जनरली क्या आप नहीं लेते हो, तो उस बेसिस पे आपको देखना पड़ता है। देखिए जैसे इसमें नीचे अभी आएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा जिसमें क्या बोलेगा कि कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, उसका आप एडजस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपिटल गेन की इनकम है मान के चलिए वो आपको हो रही है 16 सितंबर को, क्या हो रही है 16 सितंबर को होगी। तो एस्टिमेटेड इनकम जो भी है वो 16 सितंबर को कैपिटल गेन की इनकम होगी। अब 15 सितंबर तक तो आप पे कर चुके होंगे, आपको बाद में पता है कि 16 सितंबर को आपकी एस्टिमेटेड इनकम होगी। तो मान के चलिए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ बाकी इनकम मिला के आपका टैक्स बन रहा है 60,000, क्या बन रहा है 60,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा बन रहा है 50,000। तो पहले आप क्या करोगे, 50,000 का 15% दे दोगे। क्या दे दोगे, 50,000 का कितना आ गया 7,500, कितना आ गया 7,500। फिर आप क्या करोगे, 50,000 का 45% निकालोगे और उसमें से 7,500 लेस कर दोगे। एक बार मैं निकाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो 50,000 का 45% होता है 22,500। दूसरी इंस्टॉलमेंट आप 22,500 में से 7,500 लेस कर दोगे और वो 15,000। ऐसे भी तो बोल सकते हो नेक्स्ट 30, तो 50,000 का नेक्स्ट 30 करके देखिए, जो मैंने आपको बताया था 30%, तो 15,000 ही निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपने दे दिया। अब अगला जब भी आएगा तो आपको पता है कि 15 दिसंबर आएगा जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग जो टैक्स था वो 60, तो अगली बार से आप 60 लोगे। क्या लोगे, तो आप 60 का 75% लोगे। तब देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आप 50 का नहीं ले सकते हो, 30% याद रखना, क्योंकि अब चेंज हो गया है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आ गया है, तो 60,000 का जो टैक्स है
क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मिला के जो टैक्स बन रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो मिला के जो टैक्स बन रहा है वो 60,000 बन रहा है, तो उसका 75% लेना है, ना कि 50,000 का। तो पहली दो इंस्टॉलमेंट में तो 50 ले लिया, लेकिन उसके बाद आपने 60 लिया। तो इसी तरीके से कोई कैजुअल इनकम है बीच में भी, तो उस अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर देखिए माइनस क्या करोगे, जो आपने 7500 पे कर दिया और जो आपने 15,000 पे कर दिया वो माइनस कर दोगे। तो अब देखिए अगली बार जो आएगा दोनों इंस्टॉलमेंट में वो 60-60 के अकॉर्डिंग आएगा। इस तरीके से आपको हर डेट पे पेमेंट पे रिवीजन करना पड़ता है। अब देखिए क्या बोल दिया, एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर ऑन और बिफोर 15 मार्च। देखिए सीधी बात है, आपकी डेट बोल दी 15 मार्च तक, लेकिन आपने क्या करा, जो टैक्स है एडवांस टैक्स वो लेट पे किया। अब उस पर जनरली क्या होगा, इंटरेस्ट का पार्ट अप्लाई हो जाएगा, 234B और C बताऊंगा। तो ये जनरली मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा रह गया था PDF में कवर करना। तो ये 234B और C एडवांस टैक्स से रिलेटेड है, और 234A जो है वो ड्यू डेट से रिलेटेड है, कि आपने ड्यू डेट पे जो आपकी नॉर्मल रिटर्न होती है वो अगर नहीं फिल करी तो उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट का पार्ट लगता है 234A। और 234B और C एडवांस टैक्स से रिलेटेड लेट पेमेंट की बात करता है, कि आपने क्या करा, पेमेंट ही नहीं करा या आपने लेट पेमेंट किया तो उस पर इंटरेस्ट का पार्ट लग जाता है, आपने डेफर कर दिया तो 234C का पार्ट लग जाता है। इस तरीके से बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि अगर आपने 16 मार्च को, 20 मार्च को, 21 को या 31 मार्च को या उससे पहले पे कर दिया तो तब भी वो एडवांस टैक्स माना जाएगा। असेसी इन डिफॉल्ट कह रहा है, वेयर द असेसी डज नॉट पे एनी इंस्टॉलमेंट बाय द ड्यू डेट ही शैल बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। फिर देखिए क्या बोल रहा है, अगर बैंक क्लोज होते हैं लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सीधी सी बात है, अगर आप 15 कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 15 दिसंबर को पे कर रहे हो और पब्लिक हॉलीडे हो गया या इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, संडे हो गया, सैटरडे को बैंक बंद है, तो उस केस में अगला दिन ले लोगे, सीधी सी बात। तो कह रहा है असेसी कैन पे सच इंस्टॉलमेंट ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B/C विल बी चार्ज। तो देखिए मैंने आपको बताया था 234B/C मैं ई फाइलिंग वाले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्या वहाँ पे एक साथ ही 234A भी ले लिया, यहाँ पे भी बता सकता था, लेकिन वो अगले पार्ट में ही कवर करेंगे और उसका एक वर्बली एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे, किसका, 234C का। B का तो इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन 234C, ठीक है। फिर देखिए बोल रहा है सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। इसमें क्या बोल रहा है, कैन AO इशू ऑर्डर टू एन असेसी टू पे एडवांस टैक्स। क्या एक असेसमेंट ऑफिसर असेसी को ऑर्डर इशू कर सकता है कि वो एडवांस टैक्स पे करे? हाँ कर सकता है। देखिए दो केसेस दे रखे हैं, इफ़ द पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स एंड सच पर्सन हैज़ नॉट पेड इट। अगर आपको पता है कि किसी पर्सन को एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है और उसने पे नहीं करा, और इफ एनी पर्सन हैज बीन ऑलरेडी असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर, AO कैन सर्व एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 टू सच पर्सन टू पे एडवांस टैक्स स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट इन विच सच एडवांस टैक्स इज टू बी पेड। देखिए इसमें जनरली क्या बोल रहा है, आपकी इनकम है, आप पे रेगुलर असेसमेंट हो रहा है, मतलब रेगुलर आप नॉर्मल टैक्स पे कर रहे हो, जनरल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हो और उसका असेसमेंट ईयर में आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स कंप्यूट करके टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। तो ये रेगुलर असेसमेंट हो गया आपका प्रीवियस ईयर में। अब असेसमेंट ऑफिसर को लग रहा है, असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि भाई इसको एडवांस टैक्स जमा कराना चाहिए, क्योंकि इसकी इनकम इस अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड ज़्यादा बनती है। अगर असेसमेंट ऑफिसर को लग रहा है तो उसको नोटिस दे देगा, एक तरीके से ऑर्डर दे देगा कि आपको इतना अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या करना है, जमा कराना है, और इन इंस्टॉलमेंट में आपको जमा कराना है। एंड इंस्टॉलमेंट इन विच सच एडवांस टैक्स इज टू बी पेड, ये जमा कराना है। सच ऑर्डर में बी सर्व्ड एट एनी टाइम बट लेटेस्ट बाय लास्ट डे ऑफ फरवरी। ये बोल रहा है ये किसी भी सच ऑर्डर में बी सर्व्ड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, लेकिन लेटेस्ट बाय लास्ट डे ऑफ फरवरी। तो जैसे 28 फरवरी या लीप ईयर है तो 29 फरवरी, उससे पहले ये ऑर्डर आपको सर्व कर देना है, ठीक है। कह रहा है व्हाट शैल बी द बेसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। अब देखिए बोल रहा है कि एडवांस टैक्स का जो पार्ट है वो असेसमेंट ऑफिसर स्पेसिफाई करेगा, तो उसका बेसिस क्या है, वो किस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉर दिस पर्पज बेसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल शैल बी हायर ऑफ 1 और 2, दोनों में से जो हायर हो वो असेसमेंट ऑफिसर उसका एडवांस टैक्स ले लेगा, उस पर्टिकुलर इनकम का एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें बोल रहा है टोटल इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर इन विच असेसी हैज बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट, टोटल इनकम डिक्लेयर्ड बाय असेसी इन एनी रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी सब्सीक्वेंट प्रीवियस ईयर ऑफ रेगुलर असेसमेंट। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो यहाँ पे मैंने बताया कि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स और इंस्टॉलमेंट क्या होगा, जो भी वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, आपको पता है। तो उस केस में यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट बाय लास्ट डे ऑफ फरवरी। तो अगर मैं बोलूँ कि असेसमेंट ईयर
2021 है, जो कि एक तरीके से देखिए क्या है, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर हो गया। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पर असेसमेंट ऑफिसर को लग रहा है कि यार इसने कोई एस्टिमेटेड इनकम अर्न की होगी, जो कि इस पर इसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो 28 फरवरी 2020 तक असेसमेंट ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस दे देगा, यही होगा। अब जब उसको एडवांस टैक्स निकालना है तो वो किस इनकम पर निकालेगा, जनरली बोल रहा है दोनों में से जो हायर है। तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि असेसमेंट ईयर 2021 से पहले उसकी प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम तो असेस हो गई होगी ना, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 में हो गई होगी। आपको पता है कि असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि असेसमेंट ईयर 2021 में उसकी एस्टिमेटेड इनकम होगी, जिस पर वो नोटिस देता है कि भाई आप इस पर एडवांस टैक्स दो। अब एडवांस टैक्स कैसे निकलेगा, तो जनरली वो क्या देखेगा कि पहले जो उसका असेसमेंट हो चुका है, जो रेगुलर असेसमेंट है, तो देखिए टोटल इनकम ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर इन विच असेसी हैज बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट। तो मान के चलिए ये 3 लाख थी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा है, जो असेस हो चुकी है, जिस पे जनरली हम बोल सकते हैं कि उसने रिटर्न सबमिट कर दी है। फिर उससे जस्ट पहले वाले ईयर्स, देखिए यही बोल रहा है, टोटल इनकम डिक्लेयर्ड बाय असेसी इन एनी रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी सबसीक्वेंट प्रीवियस ईयर ऑफ रेगुलर असेसमेंट। तो आपको पता है कि 1920 का जो असेसमेंट हुआ था प्रीवियस ईयर का, उससे जस्ट पहले वाले ईयर कौन से होंगे, 18, 19, 17, 18 जनरली ये होंगे। तो देखिए 18, 19 की पता है कितनी है, 18, 19 की है 5 लाख इनकम। तो 3 लाख और 5 लाख दोनों में से जो हायर हो उस अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी निकलेगी और एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और असेसमेंट ऑफिसर जो भी बोलेगा कि इन इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है या पर्टिकुलर इन डेट में आपको पे करना है, वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है। तो 3 और 5 लाख विचर इज हायर, जनरली उस पर एडवांस टैक्स का पार्ट निकलेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, जो भी असेसिंग ऑफिसर ने इंस्टॉलमेंट बोली है उसके अकॉर्डिंग। फिर देखिए बोल रहा है कैन एओ रिवाइज डिमांड नोटिस सेंड टू द असेसी। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिमांड नोटिस भेजा एओ ने, क्या इसको ये रिवाइज कर सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ कर सकता है। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर मेकिंग डिमांड नोटिस बाय एओ बट बिफोर 1 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन मैं बोल रहा है 28 फरवरी तक कर सकता है, बट बिफोर 1 मार्च मतलब क्या हो गया, 28 फरवरी तक कर सकता है। उसमें क्या बोल दिया, ROI इज फर्निश्ड बाय एसएससी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और 142 सबसेक्शन 1। देखिए इसमें जनरली क्या होता है, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट ये मांग लिए जाते हैं कि भाई अपने रिकॉर्ड दिखाइए। ये तो जनरली क्या हो गया कि उसने अपनी ड्यू डेट 31 जुलाई या 30 सितंबर है, उससे पहले रिटर्न फर्निश कर दी। आपको ये पता है सहज सुगम ये फॉर्म होता है जनरली, उसमें जनरली क्या होता है, अपनी रिटर्न भर ली है, जो कि आप ई फाइलिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे। पर ये बोल रहा है कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने उसको बोला कि बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए, आपकी कॉपी ये दीजिए सारी की सारी, तो वो भी आपको दिखानी पड़ सकती है। तो ये बोल रहा है कि उसके अकॉर्डिंग आपने रिटर्न फर्निश कर दी हो, ये बोल दिया। दूसरा, रेगुलर असेसमेंट इज कंप्लीटेड फॉर एनी लेटर प्रीवियस ईयर फॉर हायर अमाउंट ऑफ इनकम। इसी तरीके से रेगुलर असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया है फॉर एनी लेटर प्रीवियस ईयर, उसके बाद वाले प्रीवियस ईयर के लिए, फॉर हायर अमाउंट ऑफ इनकम, कि जनरली आपकी हायर अमाउंट ऑफ इनकम है, उसके लिए हमने क्या करा, आपसे टैक्स चार्ज किया है। तो रेगुलर असेसमेंट उसका भी हो चुका है और टैक्स लायबिलिटी निकल चुकी है, टैक्स पे कर चुके हो, एक तरीके से ऐसे बोल रहा है। तो एओ में रिवाइज सच डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 4 ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न इनकम और असेस्ड इनकम। सच रिवीजन शैल बी मेड बाय एओ बिफोर 1 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये यही बोल रहा है कि 28 फरवरी उससे पहले तक उसको रिवाइज कर सकता है, ठीक है। अगर रिटर्न ऑफ इनकम जो भी है वो फर्निश कर दी है, या रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट कर चुका है, मतलब जो भी टैक्स का अमाउंट है वो जनरली पे कर चुका है हायर अमाउंट ऑफ इनकम पे। मतलब रेगुलर जो उसने बोला कि आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, उसके बेसिस पर देखिए जो पर्सन है उसने अपनी करेक्शन कर लिया पार्ट को और हायर अमाउंट ऑफ इनकम पर टैक्स दे दिया है, तो उस केस में एओ रिवाइज ऑर्डर ला सकता है 28 फरवरी या उससे पहले तक। यानी 1 मार्च से पहले की बात कर रहे हैं ना, तो मैं क्या बोलूँगा 28 फरवरी या उससे पहले तक। वेदर असेसी हैज ऑप्शन टू पे लेस एडवांस टैक्स देन स्पेसिफाइड बाय एओ इन नोटिस, such person to whom the order has been passed by AO has the option to show lesser liability of advance tax than specified by AO in demand order by filling declaration in form number 28A to AO and showing the calculation of his estimate on or before the due date of last installment। तो आपको पता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट है वो जनरली ये है 15 मार्च। तो उससे पहले वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर 28A में बता देगा कि मेरी एस्टिमेटेड इनकम देखो कम बन रही है और आपने जो एडवांस टैक्स बताया वो जनरली ज़्यादा है, तो उससे मैं क्या है कम पे करूँगा, क्योंकि मैंने फॉर्म नंबर 28A में आपको ये बता दिया कि जो मेरी एस्टिमेटेड इनकम है वो कम है, तो इसलिए मैं टैक्स क्या करूँगा, कम पे करूँगा। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन दे देगा अगर एओ को, कह रहे हैं देन स्पेसिफाइड बाय एओ इन डिमांड ऑर्डर बाय। तो एक तरीके से एओ क्या करेगा, डिमांड ऑर्डर देगा और उस पर जनरली जो एसएससी है वो फॉर्म डिक्लेरेशन फाइल करेगा 28A में।
फिर देखिए बोल रहा है वेदर असेसी हैज ऑप्शन टू शो हायर लाइबिलिटी देन स्पेसिफाइड बाय एओ इन नोटिस। ये बोल रहा है कि हमेशा एग्जिस्ट होता है कि भाई आराम से आप हायर लाइबिलिटी हायर टैक्स पे करो एंड टैक्स शैल बी पेड ऑन सच हायर इनकम। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता ही होता है। तभी ये देखिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको दे दिया जिससे आपको आसानी रहे। वैसे प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग आप कवर कर सकते हो, वो भी इसमें सेम पार्ट है। अब देखिए मैंने आपको कैपिटल गेन कैजुअल इनकम इसका पार्ट बता ही दिया कि जनरली क्या होगा जब आपको बाद में पता चलता है, क्योंकि पहले तो क्या होती है कि एस्टिमेटेड इनकम आप कम मेजर करते हो और उसके बेसिस पे पहली इंस्टॉलमेंट दे देते हो, दूसरी दे देते हो, लेकिन आपको पता चलता है कि वो जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है उसमें कैजुअल इनकम आ जाएगी, कैपिटल गेन का पार्ट आएगा। कैजुअल इनकम आएगी तो 30% टैक्स रहेगा, आपको पता है। कैपिटल गेन का पार्ट रहेगा तो वो 15%, 20% इस तरीके से जनरली केस रहेगा। तो आपको पता रहता है, तो आप उस अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसको मॉडिफाई कर लोगे। तो आप पहले से क्या करोगे, कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम के साथ टैक्स कैलकुलेट करोगे और उसके बिना टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो पहले जो आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे करी, या जब भी देखो कैपिटल गेन का पार्ट आ रहा है उससे पहले जो आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, तो वो आपने कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम के बिना पे करी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था 50,000 पे पहले आपने 15%, फिर उसके बाद नेक्स्ट 30% 50,000 पे ये पे करा। फिर उसके बाद आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स था तो वो मिला के 60,000 हो गया था, तो फिर आपने नेक्स्ट 30% 60,000 पे किया। ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने 60,000 का 75% निकाला, और जो पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट थी, पहली इंस्टॉलमेंट थी 7,500 और दूसरी थी आपकी 15,000, आपको बताओ ये दोनों आपने यहाँ पे लेस कर दी थी। 75 प्लस 15,000 22,500 इस तरीके से। फिर अगले पे भी क्या निकलेगा, 60,000 का 100% ऐसे, और उसमें माइनस क्या करोगे 75 15,000 और जो अभी ये तीसरी इंस्टॉलमेंट का टैक्स निकलेगा वो, ठीक है। इस तरीके से कवर हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है अब कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन असेसी to estimate certain incomes which are generally unexpected. Such income include capital gain and winning from lottery, crossword puzzle, etc. Dividend referred in section 115 BBTA. Aggregate dividend received in previous year is rupees more than rupees 10 lakh। तो आपको मैंने बताया था कि 10 लाख से ऊपर जब भी क्या होता है शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो ये वाला पार्ट था 115 BBDA में। अगर आपने ये नहीं देखा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके देख सकते हो, वहाँ बताया था। इनकम अंडर एट PGBP इन केसेस वेयर इनकम अक्रू और अराइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रही है तो जनरली ये नहीं पता होता कि कितनी होती है, तब एस्टिमेट लगाना मुश्किल होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, नया बिजनेस है, ये बोल सकते हैं। तो इफ एनी सच इनकम अराइजेस आफ्टर ड्यू डेट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट देन एंटायर अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल आफ्टर TDS ऑन सच इनकम शैल बी पेड इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और बाय 31st मार्च ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इफ नो इंस्टॉलमेंट इज रिमेनिंग। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया, सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 15 सितंबर की जगह 16 सितंबर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और आपको पता नहीं है, एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस बेसिस पे आप क्या करोगे, पहले बिना टैक्स के निकालोगे इनकम, यानी बिना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले टैक्स के, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के साथ निकालोगे। तो पहले आपने 50 पे किया फिर 60 पे किया, लेकिन मान के चलिए कि 15 मार्च तक इंस्टॉलमेंट पे कर चुके थे, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि यार इतनी एस्टिमेटेड हो सकती है जो कि 20 मार्च को हो सकती है, इस तरीके से। तो आपको पता है कि तब 31 मार्च लास्ट डेट है, तो अगर आप 31 मार्च के अंदर भी पे कर दिया तो वो एडवांस टैक्स का पेमेंट ही माना जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है शैल बी पेड इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और बाय 31 मार्च ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इफ नो इंस्टॉलमेंट इज रिमेनिंग। तो अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं बची और चारों इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, उसके बाद पता चल रहा है 20 मार्च को 25 मार्च को, तो 31 मार्च तक का आपको पे कर देना है, जिससे वो एक तरीके से एडवांस टैक्स का केस ही माना जाएगा। इफ द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इज पेड देन नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और C शैल बी पेबल। ये हो गया आपका पार्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस था। एक बार मैं आपको 234B और C का हल्का सा पॉइंट बता देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए ये रहा पार्ट जिसमें मैंने 234A, B और C लिया। ये ई फाइलिंग की अपनी PDF है पार्ट 40 की, तो ये आपको बाद में मिल जाएगी जैसे मैं ई फाइलिंग का पार्ट कवर करूंगा। तो देखिए इसमें देख सकते हैं 234A जनरली किसकी बात करता है कि अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने में डिफॉल्ट कर दिया हो, यानी आपने कोई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी हो ड्यू डेट तक, या बोल रहा है कि ड्यू डेट के बाद फाइल की है, तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब जैसे 4 महीने और 11 दिन बाद आपने क्या करा, रिटर्न फाइल करी। जैसे 31 जुलाई है ड्यू डेट और आपने करा, जैसे मैं बोल सकता हूँ 10 अक्टूबर को करा, ऐसे मान के चल सकते हैं। तो देखो अगस्त भी गया, सितंबर गया और अक्टूबर का पार्ट बोल रहा है,
तो इस केस में 3 महीने लिए जाएंगे, ना कि 2 महीने। तो बोल रहा है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो आपको पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट मंथ के लिए भी पार्ट आ रहा है तो पूरा का पूरा मंथ कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बेसिस पर 1% पर मंथ लग जाएगा। ये हो रहा है। वैसे ही देखिए यहाँ पे ये पार्ट था, वैसे डिटेल में कवर करूँगा बाद में अगली वीडियो में, लेकिन अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। वैसे 234B की बात कर रहा है कि नो एडवांस टैक्स इज पेड और एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। अब असेस्ड टैक्स क्या है कि जो नॉर्मल आपकी टैक्स ऑन टोटल इनकम निकलती है उसमें TDS TCS पे करते हो और एडवांस टैक्स पे करते हो, तो वो नॉर्मल आपका असेस्ड टैक्स है। इसका मतलब जनरल टैक्स की बात कर रहा है। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है, तो असेसमेंट ईयर में जो टैक्स कंप्यूट हुआ वो जनरली असेस्ड टैक्स है। तो उसका अगर 90% से कम है, एडवांस टैक्स इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स, तो उस केस में जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पार्ट पे करना पड़ेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है ये बोल रहा है, जो कि क्या होगा, असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड का डिफरेंस है, उसका 1% पर मंथ और पार्ट। तो आगे कवर करेंगे, कुछ एग्जांपल भी वर्बली कवर करा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये डेफरमेंट की बात कर रहा है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15, 45, 75, 100, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मुझे शॉर्टफॉल बताना पड़ेगा कि एडवांस टैक्स पेड कितना करा है और पेबल कितना होगा, तो उसका जो डिफरेंस है वो शॉर्टफॉल है, उस अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर मैंने टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी कवर किए जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि 140A क्या है, जिसमें असेसी खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। 143(1) क्या है, जिसको समरी असेसमेंट भी बोल सकते हैं, बिना टैक्स पेयर को बुलाए। फिर स्क्रूटनी असेसमेंट है। वैसे आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, जो कि आपको पता है कि असेसमेंट ऑफिसर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, बेस्ट असेसमेंट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट कर सकता है, क्योंकि असेसी फेल हो जाता है एक तरीके से रिटर्न भरने में स्टिपुलेटेड डेट को, जो उसको नोटिस दिया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट या इन्फॉर्मेशन फर्निश करे वो नहीं दे पाता, तो इस तरीके से सारा पार्ट आ जाएगा। फिर 147 आएगा जिसको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बोलते हैं। तो मोस्टली मैंने सारे असेसमेंट कवर किए, फिर भी कोई रह जाएंगे तो मेरे को बता देना, जनरली मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।